हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर लॉन्सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अपन ने त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत के बारे में, आयत वर्ग के बारे में और उनके क्षेत्रफल के बारे में बात पहले के वीडियो में अपन कर चुके हैं। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं वृत्त के बारे में या सर्किल के बारे में, जिसको अंग्रेजी में सर्किल के नाम से संबोधित किया जाता है, बोला जाता है। तो दोस्तों, वृत्त होता क्या है और वृत्त के बारे में ज़्यादातर ऐसे होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि वगैरह सीधी बता दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अपन बात करेंगे वृत्त के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है। उनको एक एक को अभी मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और उसके क्षेत्रफल वगैरह के बारे में मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और अगर फॉर्मूला अगर अपन भूल भी जाएं तो उसको किस तरीके से अपन फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, एग्जाम टाइम में उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करता हूँ वृत्त की। तो वृत्त होता है कि किसी एक बिंदु के चारों तरफ वट गोलाकार आकृति में अगर अपन कुछ रेखाएं खींच दें या किसी बिंदु के सापेक्ष एक निश्चित दूरी पे बिंदुओं को मिलाने पे जो आकृति बनती है वह वृत्त कहलाती है। तो दोस्तों, ये जो बिंदु है ये कहलाएगा वृत्त का केंद्र, इसे बोलते हैं केंद्र। ठीक है दोस्तों, अब बात करूं वृत्त के अंदर और क्या क्या होती है। तो वृत्त का ये तो हो गया केंद्र, और ये जो वृत्त के चारों तरफ जो दिख रही है रेखा, इसे वृत्त की बोलते हैं परिधि। तो दोस्तों, ये होती है वृत्त की परिधि जो चारों तरफ है। अपन त्रिभुज, चतुर्भुज और आयत वर्ग के अंदर इसको परिमाप बोलते हैं, लेकिन वृत्त के अंदर इसको परिधि के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, बाद में आती है दोस्तों वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या होती है दोस्तों केंद्र से परिधि के मध्य सीधी दूरी। ये केंद्र है O और ये है परिधि। तो ये जो सीधी रेखा है केंद्र से परिधि के मध्य, ये कहलाएगी त्रिज्या, और त्रिज्या को स्मॉल r से अपन डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं फिर बता दूं कि त्रिज्या क्या होती है। तो त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि पे किसी भी बिंदु पर अगर अपन रेखा खींचे केंद्र से परिधि के ऊपर, तो वह रेखा उस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। बाद में होता है वृत्त का व्यास। तो दोस्तों, वृत्त का व्यास को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉल डी है, ये वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि ऐसी त्रिज्या जो दोनों ओर समान हो, यानी कि ओ पी और ओ क्यू। ये तो लंबाई तो दोस्तों वृत्त को कितनी भी त्रिज्या खींच दी जाए वृत्त में, वृत्त के अंदर त्रिज्या की लंबाई हमेशा समान होगी, लेकिन उन दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री हो तो वह वृत्त का व्यास से बन जाता है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के समांतर हैं, या 180 डिग्री बोल दूं तो ये 180 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पे। तो इसको 180 डिग्री बोल सकते हैं या 0 डिग्री भी अपन बोल सकते हैं कि इनके मध्य कोई कोण नहीं होना चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर हो, पैरेलल हो। पैरेलल तो नहीं बोल सकते दोस्तों, लेकिन ये दोनों आपस में एक ही सिद्ध में हो तो ये वृत्त का व्यास कहलाएगा। इसको अपन नॉर्मली इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली अगर दो त्रिज्याएं हो जो आपस में एक ही लाइन में बनी हुई हो तो वह वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बाद में आती है वृत्त की जीवा। तो दोस्तों, वृत्त की जीवा वह होती है जो वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरती, यानी वृत्त की परिधि की दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसकी वृत्त की जीवा। तो दोस्तों, इसी आधार पे, जीवा के आधार पे व्यास की एक परिभाषा और बन जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा बुक्स के अंदर यही परिभाषा अपने को दी हुई रहती है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती हो,
यानी वृत्त की परिधि पे ये दो बिंदु हैं P और Q, इनको मिलाने वाली एक सीधी रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। तो यह परिभाषा ऑथेंटिक है और यह गाइड्स के अंदर सबसे ज़्यादा यही परिभाषा लिखी हुई आती है। तो परिभाषा किस प्रकार से है कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह सीधी रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती हो वह वृत्त की जीवा कहलाती है, नहीं सॉरी वृत्त का व्यास कहलाता है। व्यास को स्मॉल d से दर्शाया जाता है। और जीवा वह रेखा होती है जो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती है लेकिन केंद्र से नहीं गुजरती, तो वह कहलाएगी वृत्त की जीवा। बाद में दोस्तों आता है, दो नाम सुने होंगे आपने, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दोस्तों लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है? तो दोस्तों त्रिज्यखंड के नाम से पहले अपन गणित की एक सबसे बड़ी खास चीज ये होती है कि दोस्तों उस गणित के नाम से अपने को उस चीज की परिभाषा लगभग पता चल जाती है कि ये शब्द है, इसकी क्या परिभाषा होने वाली है। तो त्रिज्यखंड, त्रिज्य यानी त्रिज्या, खंड यानी टुकड़े, यानी ऐसे टुकड़े जो त्रिज्या के आधार पे किए गए हों तो वह त्रिज्यखंड कहलाएगी। तो त्रिज्या अपन जानते हैं कि केंद्र से परिधि पर खींची हुई कोई भी रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो देखो दोस्तों, ये जो है बिंदु O से P पर एक तो ये त्रिज्या खींचती और एक O से Q पर एक ये त्रिज्या होगी, तो ये जो क्षेत्र बना है तो ये कहलाएगा त्रिज्यखंड। तो जो बड़ा होगा वह कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ, और जो छोटा होगा वह कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। ठीक है दोस्तों, और ये जो बीच में जो एंगल बन रहा है इसको अपन नाम देते हैं थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है वृत्त की जो शब्द होते हैं जिनको अपन एग्जाम्स में, या ये कहूँ कि वृत्त के क्वेश्चन सोल्व करने में अपने को ये शब्द बारी बारी क्वेश्चन के अंदर दिए हुए होंगे कि वृत्त की त्रिज्या इतनी है या वृत्त का व्यास इतना है, वृत्त का दीर्घखंड के अंदर इतना डिग्री का कोण बन रहा है, इतने ये त्रिज्या की लंबाई है। तो उस आधार पे अपने को पता होना चाहिए कि क्या तो केंद्र होता है, क्या परिधि होती है, क्या जीवा होती है, क्या व्यास होता है। तो उन सब का पता होने के बाद में ही अगर अपन क्वेश्चन को हल करेंगे तो अपने को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अपने को पता होगा कि क्या जीवा है, क्या त्रिज्या है, क्या परिधि है, तो उस आधार पे अपन इनके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई वृत्त की बेसिक जानकारी जो नॉर्मली अपन सबको पता होनी चाहिए। अब जब इनका जानकारियों का यूज कहाँ कहाँ होता है और किस प्रकार से हमें करना है तो इसके बारे में मैं आपको बताने अब जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बाद में आता है अपने पास वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल और ये जो त्रिज्यखंड वगैरह हैं इनके बारे में अपन यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। तो बात करता हूँ मैं वृत्त की परिधि की। तो दोस्तों परिधि क्या होती है कि वृत्त के जो चारों मेर की ये जो बाउंड्री है ये कहलाती है उसकी परिधि। जैसे कोई त्रिभुज था, ये त्रिभुज है, तो इसके इस बिंदु से स्टार्ट होके यहाँ तक और यहाँ तक ये जो लंबाई होती है ये कहलाती है वृत्त का, नहीं सॉरी, त्रिभुज की परिमाप कहलाती है। परिमाप, तो यहाँ इसको परिमाप नहीं बोल के इसको परिधि के नाम से संबोधित किया जाता है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो ये इसका फॉर्मूला है 2πr, जहाँ दो कांस्टेंट है, पाई का मान अपन जानते हैं, पाई बराबर होता है 22/7 या 3.414, और आर है यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, बाद में अगर मैं बात करूं वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दोस्तों ये होता है कि किसी भी आकृति के अंदर जो अगर इस त्रिभुज को यहाँ पे रखा तो जो ये इतनी जगह घेर रहा है तो ये कहलाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये वृत्त है, तो ये जो अंदर ये जो जगह घेर रहा है पूरी, ये कहलाएगा इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए अपन यूज करते हैं πr²। यहाँ अपने को पाई का मान कांस्टेंट रहेगा 22/7 और आर का मान अपने को दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो उसका स्क्वायर करके अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर होता है वह वृत्त का क्षेत्रफल होता है। बाद में मैं बात करता हूं कि थीटा कोण के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो थीटा कोण के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, यानी कि ये एक त्रिज्यीय खंड बना हुआ है, ये कोण है जो थीटा है। अब इसका अपने को ज्ञात करना है क्षेत्रफल, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ये वाला पार्ट ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, वह होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यानी थीटा बटे 360 को त्रिभुज के क्षेत्रफल से गुणा कर देने पे ये जो त्रिज्यीय खंड बनेगा इसका अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ज्ञात करते हैं ये जो त्रिज्यीय खंड होता है इसका क्षेत्रफल। बाद में बात करूं मैं कि थीटा कोण वाले त्रिज्यीय खंड के संगत चाप की लंबाई, यानी चाप कौन सा है, ये जो P से Q तक ये जो रेखा है दोस्तों ये कहलाती है चाप। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे ये है इसका चाप। तो चाप है तो चाप की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, मतलब ये लंबाई कितनी है इसको भी पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर। तो ये लंबाई ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, वह कुछ इस प्रकार से है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त की परिधि। तो दोस्तों इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो थीटा बटे 360 को अपने को क्षेत्रफल से गुणा करना है, और अगर लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई यानी परिधि ज्ञात करनी है, परिधि के ऊपर कोई छोटी मोटी लंबाई ज्ञात करनी है अपने को, ये चाप ज्ञात करना है, तो इसको मैं गुणा करूंगा परिधि से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई इसकी ट्रिक कि अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिज्यीय खंड का, तो 360 बटे थीटा बटे 360 को मैं गुणा करूंगा क्षेत्रफल से, और चाप की लंबाई ज्ञात करनी है यानी परिधि पे कुछ हिस्सा ज्ञात करना है तो इसको गुणा करूंगा मैं परिधि से। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। बाद में अगर मैं बात करूं अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, तो दोस्तों परिधि अपने पास थी 2 पाई आर, ये थी पूरे वृत्त की परिधि। तो ये पूरे वृत्त की परिधि आती है अपने पास 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात करूं अर्धवृत्त की, तो आपके दिमाग में आया होगा कि इसमें 2 का भाग दे दो यानी कि पाई आर। ठीक है, लेकिन ये पाई आर नहीं होती है, ये होती है पाई आर प्लस 2r। तो ये होती किस प्रकार से है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक पूरा वृत्त है, इसकी परिधि अपने पास है 2 पाई आर। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितनी हो जाएगी पाई आर, क्योंकि यहाँ पे 2 का भाग दिया तो पाई आर आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी चली वो हो गई पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चली वो हो गई पाई आर। तो पूरे वृत्त की तो 2 पाई आर हो गई, लेकिन अपने को करनी है अर्धवृत्त की यानी कि आधे वृत्त की। तो आधे वृत्त की ज्ञात करनी, तो दोस्तों अगर अपन यहाँ से यहाँ तक चले तो ये अर्धवृत्त कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अर्धवृत्त की आकृति होती है वो इस तरीके की होती है। यहाँ से यहाँ तक चले ये तो आ गई पाई आर, बाद में यहाँ से यहाँ पे भी तो आएंगे ना दोस्तों, क्योंकि किसी भी आकृति के चारों तरफ अगर अपन चक्कर लगाते हैं तो वह उसकी परिधि कहलाती है, उसका परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन इसमें रह गया, क्योंकि यहाँ से ये जो पोर्शन आएगा आर ये दूरी और आर ये दूरी, तो इसलिए 2r यहाँ पे और ऐड हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आर और आर ऐड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे पूरा चक्कर लगाने के बाद एक पूरा बंद लूप बन जाता है अपने पास। तो इसकी परिधि होती है 2 पाई आर वृत्त की, और अर्धवृत्त की ज्ञात करनी है तो इतना तो वो रहेगा कॉमन, तो वो तो हो जाएगा यहाँ से पाई आर, और ये जो पार्ट आएगा ये आर प्लस आर, तो ये हो जाएगा 2r। तो ये हो गई उसकी परिधि, यानी यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने चलना तो यहाँ तक आए तो वो हो गया पाई आर, बाद में ये आर और ऐड हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आर और ऐड हो गया, तो ये हो गया 2r। बाद में मैं बात करूं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल,
तो दोस्तों क्षेत्रफल ये बता चुका हूँ कि जो पूरा भाग, ये जो भाग है जो अंदर का, ये कहलाता है क्षेत्रफल, कि ये कितनी जगह घेर रहा है। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। अगर ये इतना बड़ा पार्ट है तो ये पूरा क्षेत्रफल घेरेगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो आधा यानी यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा, तो आधा ही तो घेरेगा दोस्तों। तो आधा भाग घेरेगा यानी इतना पार्ट घेरेगा, तो ये इसका क्षेत्रफल होगा। तो ये जो घेरेगा ये कहलाएगा पाई आर स्क्वायर, जो पूरे का है उसमें 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन सीधा 2 का भाग दे सकते हैं। लेकिन अगर अपने को ज्ञात करना हो, इसका परिधि या परिमाप ज्ञात करना हो, तो इसके अंदर अपन इसका भाग 2 का भाग देके नहीं निकालेंगे, क्योंकि परिधि होती है वो चारों तरफ की दूरी होती है। ठीक है, तो इस आधार पे अपने को इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।